नमस्कार। हम क्रिया के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली चर्चाओं में हमने देखा कि धातु दो प्रकार के हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। आज हम यौगिक धातु के भेद, उसकी परिभाषा एवं उदाहरण से वाकिफ होंगे। तो सबसे पहले हम यौगिक धातु की परिभाषा जानते हैं। यौगिक का शाब्दिक अर्थ होता है मिला हुआ, और ये धातु जो है संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं और क्रिया के मूल रूप को भी धातु कहते हैं। इस प्रकार यौगिक धातु का तात्पर्य है जिसमें एक से अधिक धातु हो या जिसमें एक से अधिक क्रिया का मूल रूप हो। हम यौगिक धातु की परिभाषा देते हैं जो धातु किसी दूसरे शब्द के योग या सहयोग से बने उसे यौगिक धातु कहते हैं। तात्पर्य यौगिक धातु में मूल क्रिया तो होती ही है, उसके साथ अन्य क्रियाएं भी होती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो या अन्य कोई प्रत्यय हो। जैसे लिखाना, लिखवाना, लिख सकना, लिख चुकना, बतियाना, लतियाना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लिख में आना जो है वह सहायक क्रिया है और लिख में वाना एक प्रत्यय है जिससे लिखाना और लिखवाना क्रिया का निर्माण हुआ है। यहाँ पर देखिए, लिख एक धातु है जिसमें सकना सहायक क्रिया का योग किया गया है, और यह भी लिख एक धातु है जिसमें चुकना सहायक क्रिया का योग किया गया है। तब लिख सकना और लिख चुकना क्रिया का निर्माण हुआ है। यहाँ पर देखिए, बात में याना अर्थात बात एक संज्ञा है, उसमें याना प्रत्यय का योग किया गया है तो बतियाना, और लात में जब याना प्रत्यय का योग किया गया है तो लतियाना क्रिया का निर्माण हुआ है। यहाँ पर हम तीन तरह के शब्दों से परिचित हो रहे हैं। पहला कि मूल धातु में आना या वाना प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। दूसरा कि मूल धातु में सकना और चुकना जैसे सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है। और तीसरा में है संज्ञा में प्रत्यय का प्रयोग करके तभी क्रिया का निर्माण हुआ है। इसीलिए यौगिक धातु के तीन भेद माने गए हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु। तो अब हम बारी बारी से यौगिक धातु के तीनों भेद की परिभाषा एवं उदाहरण जानते हैं। यौगिक धातु का प्रथम भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रेरणार्थक क्रिया जो है प्रेरणा शब्द से बना है, और प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होता है काम पर लगाना। अर्थ का मायने होता है मीनिंग, और को एक प्रत्यय है जिससे वाला का बोध होता है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि काम पर लगाने के अर्थ वाली क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रेरणार्थक क्रिया में कोई कर्ता स्वयं नहीं काम कर किसी अन्य से काम करवाता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसीलिए हम प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा देते हैं जिस क्रिया से यह बोध हो कि कर्ता स्वयं नहीं काम कर उस काम को किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है, या उस काम को करवाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में मूलतः दो तथ्य हैं। एक तो यह है कि कर्ता सीधे किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, और दूसरा यह है कि कर्ता किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस काम को करवाता है। जैसे लिखाना, लिखवाना, हंसाना, हंसवाना, खुदाना, खुदवाना। अर्थात ये लिखाना, हंसाना और खुदाना
जो प्रेरणार्थक क्रिया है उसमें कर्ता सीधे किसी व्यक्ति को प्रेरित करता है और वह काम करवाता है, किंतु लिखवाना, हंसवाना और खुदवाना में कर्ता किसी अन्य व्यक्ति को उस कार्य को करवाने के लिए प्रेरित करता है और तब वह कार्य होता है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण पर विचार करते हैं। यहां पर देखिए कि ए, बी और सी तीन व्यक्ति है, जिसमें ए कर्ता है, बी और सी दोनों कर्म है। जब यह कर्ता स्वयं नहीं काम कर उस काम को करने के लिए दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है, द्वितीय व्यक्ति अर्थात द्वितीय प्रेरणा, जिसे मैंने लिखा है द्वितीय प्रेरणा। चूंकि वह प्रथम व्यक्ति होता है जिसे कर्ता द्वारा प्रेरित करने पर वह काम किया जाता है, इसीलिए द्वितीय प्रेरणा को ही प्रथम श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया किसी धातु में आना और लाना जैसे सहायक क्रिया के योग से बनती है। जैसे हंसाना, रुलाना, ये सब क्रिया जो है प्रथम श्रेणी प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। किंतु वही जब कर्ता सीधे किसी व्यक्ति को प्रेरित नहीं कर किसी अन्य व्यक्ति को काम करवाने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात तीसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है कि तुम इस काम को करवा दो, इसीलिए इसे तृतीय प्रेरणा कहते हैं। और चूंकि द्वितीय व्यक्ति द्वारा कोई काम करवाया जाता है, इसीलिए इसे द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और द्वितीय श्रेणी के प्रेरणार्थक क्रिया में धातु में वाना प्रत्यय का योग किया जाता है, वही मैंने लिखा है वाना। ध्यान दीजिए, यहां पर ये द्वितीय प्रेरणा और तृतीय प्रेरणा दोनों ही प्रेरणार्थक क्रिया है, किंतु द्वितीय प्रेरणा में कर्ता सीधे किसी व्यक्ति को प्रेरित करता है, किंतु तृतीय प्रेरणा में कर्ता किसी तीसरे व्यक्ति को काम करवाने के लिए कार्यभार सौंपता है। तो हम यहाँ यह देखते हैं कि कोई भी प्रेरणार्थक क्रिया किसी धातु में आना या वाना प्रत्यय के योग से बनती है। उसी को मैंने संक्षिप्त रूप में लिखा है, प्रेरणार्थक क्रिया बराबर है धातु प्लस आना, लाना या वाना। यौगिक धातु का दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब ही है मिला हुआ, अर्थात संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक धातु मिली हुई होती है। इसीलिए हम संयुक्त क्रिया की परिभाषा देते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे खा चूकना, पढ़ सकना, रो पढ़ना इत्यादि। यहां पर ध्यान दीजिए, खा धातु है, उसमें चूकना सहायक क्रिया का योग हुआ है। इस सहायक क्रिया की भी धातु है चूक। पढ़ धातु है जिसमें सकना सहायक क्रिया का योग हुआ है। इस सहायक क्रिया सकना का भी धातु है सक। रो पढ़ना, रो एक धातु है जिसके साथ सहायक क्रिया पढ़ना का योग किया गया है। इस पढ़ना सहायक की भी धातु है पढ़। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक मूल धातुओं का योग होता है। इसीलिए संयुक्त क्रिया के लिए लिखा है संयुक्त क्रिया बराबर है धातु प्लस धातु, और जो अंतिम धातु होती है वह सहायक क्रिया होती है, क्योंकि कुछ ऐसी भी सहायक क्रिया हैं जिसकी धातु होती है, वह है सकना, चुकना, पढ़ना, लगना वगैरह वगैरह। यौगिक धातु का तीसरा भेद है नाम धातु। नाम का शाब्दिक अर्थ है संज्ञा। व्याकरण में हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को नाम ही कहते हैं। तो कुछ ऐसी भी क्रिया है जो क्रिया का तो काम करती है, किंतु
उसके मूल रूप पर विचार करते हैं तो उसका मूल रूप कोई संज्ञा या विशेषण ही होता है। इसीलिए वैसी क्रिया को जिसका मूल रूप कोई संज्ञा या विशेषण हो नाम धातु कहते हैं। अर्थात जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे बात क्या है? एक संज्ञा है। इसमें याना प्रत्यय का योग किया गया है तो बतियाना एक क्रिया का निर्माण हुआ है। उसी तरह से हाथ भी एक संज्ञा है, इसमें भी याना प्रत्यय का योग किया गया है तो हथियाना क्रिया का निर्माण हुआ है। लात भी एक संज्ञा है, जिसमें याना प्रत्यय का योग किया गया है तो लतियाना क्रिया का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि संज्ञा से क्रिया बनती है। उसी तरह से चिकना क्या है? विशेषण है। इस विशेषण में आना प्रत्यय का योग किया गया है तो चिकनाना क्रिया का निर्माण हुआ है। उसी तरह से गर्म क्या है? गर्म विशेषण है, जिसमें आना प्रत्यय का योग किया गया है तो गर्माना विशेषण का निर्माण हुआ है। तो हम यहाँ यह देखते हैं कि विशेषण में भी प्रत्यय का योग करने से क्रिया बनती है। तो इस संज्ञा से धातु और विशेषण से धातु पर विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय के योग से बनती है। इसीलिए मैंने इसे संक्षिप्त रूप में याद करने के लिए लिखा है नाम धातु बराबर है संज्ञा या विशेषण प्लस प्रत्यय। धन्यवाद।